प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बी अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजपूताना में 1857 के विप्लव के परिणामों पर दृष्टिपात करेंगे। विद्रोह का अंत सर्वप्रथम दिल्ली में हुआ, जहां 21 सितंबर 1857 को मुगल बादशाह, उसकी बेगम जीनत महल, उसके पुत्र को बंदी बनाकर भारत से निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। मार्च 1858 तक अंग्रेजों ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने संभवतः सोचा था कि विभिन्न रियासतों के प्रति उनकी उदार और न्यायपूर्ण नीति के कारण देशी रियासतों के शासक ब्रिटिश सर्वोच्चता तक बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि मुगल शासन और मराठा लूटमार कारण राजस्थान को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी थी। इसलिए विद्रोह काल में राजपूत शासक मुगलों मराठों के विरुद्ध दूर रहे, लेकिन वास्तव में बात दूसरी थी। राजपूत शासकों में राजनीतिक दूरदर्शिता का सर्वथा अभाव था और वे इतने अधिक शक्तिहीन हो चुके थे कि उनमें निर्णय लेने की योग्यता नहीं रह गई थी। राजस्थान की जनता ने से ब्रिटिश विरोधी भावना अधिक तीव्र थी। अपने शासकों के लिए नेतृत्व की ओर देखा, लेकिन शासक वर्ग अपने जागीरदारों से सहयोग करने में विफल रहा। यदि राजस्थान में अंग्रेजों के विरुद्ध पर्याप्त असंतोष था। कप्तान हार्ड कैसल जहाँ भी गया लोगों से गालियाँ दी। कप्तान शावर्स जब उदयपुर के महाराणा से मिलने जा रहा था, रास्ते में स्थानीय जनता से कर्कश शब्दों में धिक्कारा। जोधपुर राज्य की सेना ने कप्तान सदरलैंड के स्मारक पर पत्थर फेंके। जोधपुर राज्य की सेना यद्यपि विद्रोहियों का पीछा कर रही थी, लेकिन उनकी सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके धर्म को समाप्त करने का प्रयत्न किया था। इतना ही नहीं, आउवा, कोटा, भरतपुर, अलवर और टोंक की जनता मात्र मूक दर्शक नहीं रही, बल्कि उसने विद्रोहियों को सैनिक सहयोग और सक्रिय सहयोग प्रदान किया। लेकिन राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास और परंपरा के बावजूद योग्य नेतृत्व उभर कर नहीं आया। यद्यपि संपूर्ण राजस्थान में अंग्रेजों का व्यापक रोष था, लेकिन नसीराबाद में विद्रोह होने के काफ़ी समय बाद जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया। इस प्रत्याशित देरी का कारण ढूंढना बड़ा ही कठिन है। इन सब बातों के अलावा राजस्थान के विद्रोहियों में त्याग और बलिदान की भावना तो थी, लेकिन रण कौशल अंग्रेजों जैसा नहीं था। अंग्रेजों के पास यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित सैनिक थे जो रणनीतिक और कूटनीति में लक्ष्य थे, जबकि विद्रोही केवल मरना जानते थे, लड़ना नहीं। इसके अलावा विद्रोहियों के अंदर निर्णय क्षमता भी नहीं थी। उन्होंने निर्णय लेने में बेकार समय बर्बाद किया। पहले दिल्ली जाकर फिर अजमेर पर आक्रमण किया जाए या पहले मेवाड़ी सामंतों का सहयोग प्राप्त किया जाए। केवल ब्रिटिश विरोधी भावना ही उन्हें एकताबद्ध किए हुए थी, वरना उनके अपने अपने स्वार्थ थे। इसलिए विद्रोह का विफल होना स्वाभाविक था। यद्यपि 1857 का विप्लव असफल रहा, किंतु उसके परिणाम बड़े व्यापक और स्थायी सिद्ध हुए। विप्लव की बाढ़ के प्रबल प्रभाव को रोकने के लिए देशी राज्यों ने बांध का काम किया। इस आंधी का सामना करते समय राजस्थान के देशी नरेश अंग्रेज सत्ता के लिए बलवर्धक प्रमाणित हुए थे। अतः विप्लव काल में की गई उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। माने महासाम्राज्य विक्टोरिया की ओर से की गई घोषणा द्वारा नरेशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियों का आगे भी पालन करने और भविष्य में किसी भी देशी राज्य को जब्त कर अंग्रेजी राज्य में न मिलाने का स्पष्ट आश्वासन दिया गया। विप्लव के बाद अंग्रेजों ने अपनी नवीन नीति द्वारा राजस्थान के भावी नरेशों और सरदारों को विद्या, बुद्धि, तर्कशैली, रहन सहन तथा आचार विचार में सरसा अंग्रेज बनाने का प्रयास किया। अंग्रेज राज्य में अटल विश्वास, ब्रिटिश सम्राट के प्रति अगाध भक्ति और सारी पाश्चात्य बातों में असीम श्रद्धा राजस्थान के भावी नरेशों में भरी जाने लगी। उन्हें अब मानसिक गुलामी के अदृष्ट किंतु सुदृढ़ पाशों में बांधा जाने लगा। सर्वसाधारण जनता के साथ ही राजस्थान के नरेशों ने भी अंग्रेजों के सफलतापूर्व प्रतिरोध करने की आशा ही छोड़ दी। विप्लव काल में ब्रिटिश सत्ता का खुले रूप में विरोध करने वाला तो सामंत वर्ग था। अतः विप्लव की समाप्ति के बाद अंग्रेजों की नीति सामंत वर्ग को अस्तित्वहीन करने की रही। जागीर की क्षेत्र की जनता की दृष्टि में सामंतों की प्रतिष्ठा कम करने का प्रयास किया जाने लगा। अंग्रेजों ने सामंतों को उनके शासकों को दी जाने वाली सैनिक सहायता के बदले में नकद रुपये देने हेतु विवश किया गया। उनके सारे विशेष अधिकार छीन लिए गए। राज्यों में शासन व्यवस्था के नए नियमों ने भी सामंतों की प्रतिष्ठा को कम करने में योग दिया। विप्लव काल में अंग्रेजों को अपनी सेना एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में बड़ी असुविधा हुई थी, क्योंकि अजमेर, डीसा, नसीराबाद, नीमच जैसी ब्रिटिश छावनियों को जोड़ने वाली सड़कें नहीं थीं। अतः विप्लव के बाद 1865 ईस्वी में जयपुर और अजमेर होती हुई डीसा तक की, नसीराबाद से चित्तौड़ होकर नीमच जाने वाली सड़कें बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया, जो 1875 में पूर्ण हुआ। राजस्थान में रेल लाइनें बिछाने का कार्य भी हाथ में लिया गया। यातायात के नए साधन राजस्थानी जनता के लिए बड़े अहितकर सिद्ध हुए। अब राजस्थान के बाजार में विदेशी माल बहुतायत आने लगा, जिससे स्थानीय उद्योग धंधे एक एक करके नष्ट होने लगे। जनता में बेकारी और गरीबी बढ़ने लगी। पुराने व्यापारिक मार्गों पर स्थित सारी समृद्ध बस्तियों का व्यापारिक महत्व नगण्य हो गया और धीरे धीरे वे उजड़ने लगी। विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आया। विप्लव के बाद आधुनिक शिक्षा के प्रसार,
नए मध्यम वर्ग के अभ्युदय, राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति संबंधी नीति और सभी राज्यों में अंग्रेजी नियमों की कार्यान्वयन से ब्राह्मणों और राजपूतों का महत्व कम हो गया। अंग्रेजों ने वैश्यों की निष्ठा सहयोग प्राप्त करने का आरंभ से ही प्रयत्न किया था। इसका मुख्य कारण उनके आर्थिक हित थे। अंग्रेजों को तैयार माल बेचने और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए थोक व्यापारियों तथा दलालों की आवश्यकता थी। इसलिए अंग्रेजों ने वैश्य समुदाय को संरक्षण देने की नीति अपनाई थी। विप्लव के बाद राजस्थानी राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण अत्यधिक प्रभावी हो गया, तब उसका सर्वाधिक लाभ भी वैश्य समाज को हुआ। विप्लव का स्वरूप अगर हम व्याख्यायित करें तो इस प्रश्न पर विद्वान एक मत नहीं थे। राजस्थान में हुए 1857 के विप्लव का स्वरूप निर्धारित करना अत्यंत कठिन है। यद्यपि नसीराबाद और नीमच में यह विप्लव सैनिक विप्लव के रूप में फूट पड़ा था, किंतु यह पूर्ण रूप से सेना से ही संबंधित नहीं रहा। श्री नाथूराम खडगावत ने राजस्थान में हुए विप्लव पर पर्याप्त प्रकाश डालते हुए बताया है कि विप्लव में साधारण जनता ने भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भाग लिया था। ऐसी स्थिति में से केवल सैनिक विप्लव का स्वरूप प्रदान करना उचित नहीं होगा। इतिहासकार मेलिसन ने इसे जागीरदारों द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध सामंती प्रतिक्रिया कहा है, लेकिन यह सही नहीं है। यह निर्विवाद है। महाराजा तख्त सिंह की जागीरदार विरोधी नीति से मारवाड़ के जागीरदारों में व्यापक असंतोष था। इसी प्रकार उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने भी जागीरदारों को असंतुष्ट किया था। लेकिन इस कार्य से कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि जागीरदार वर्ग और जनसाधारण में अंग्रेजों के विरुद्ध किसी प्रकार का असंतोष नहीं था। उपयुक्त मतांतरों से स्पष्ट है कि विप्लव के स्वरूप के संबंध में भिन्न परस्पर विरोधी मत हैं। किसी मत को यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान के सभी शासकों को कंपनी सरकार का प्रशय प्राप्त था, अतः वे अपने जागीरदारों को कुचलने का प्रयास करने लगे। कंपनी सरकार ने से शासकों का समर्थन किया जिनके जागीरदारों में कंपनी सरकार के विरुद्ध पर्याप्त रोष था। अंग्रेजों के प्रभाव के कारण सती प्रथा को रोकने, शरण के अधिकार को समाप्त करने, सभी व्यक्तियों की इच्छानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाने व बसने देने का अधिकार देने के संबंध में अनेक आदेश प्रसारित किए गए थे। इन सुधारों से समाज को निश्चय ही लाभ हुआ था, किंतु राजस्थान की समसामयिक जनता ने सुधारों को अपनी परंपरागत मान्यताओं के विरुद्ध प्रहार समझा। उनकी धारणा बन चुकी थी कि अंग्रेज उनकी प्राचीन मान्यताओं को समाप्त कर उन्हें सही बनाना चाहते थे, अतः अंग्रेजों से नाराज थी। राजस्थान पर कंपनी सरकार का प्रभुत्व स्थापित होने वाले अंग्रेजों ने यहाँ का आर्थिक शोषण आरंभ किया। फलस्वरूप यहाँ बेकारी, गरीबी तीव्र गति से बढ़ने लगी। उत्पादन में कमी हो गई। अनाज तथा घास तक का अभाव दृष्टिगत होने लगा। राजपूत राज्यों और कंपनी सरकार के बीच नमक के संबंध जो संधि हुई, उससे ब्रिटिश विरोधी वातावरण तैयार हुआ। नमक के संबंध में हुई संधि के संबंध में उस समय लोगों की प्रचलित हुई थी। मारो राजा भोड़ो सांभर तो दे दीनी, अंग्रेज ने मारा टाबर भूखा, रोटी तो मांगे तीखी लूणरी। इन लोकोक्तियों में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश विरोधी भावना का परिचय मिलता है। राजस्थान में हुए 1857 के विप्लव का विश्लेषण करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि राजस्थान में विप्लव किसी संयोग का परिणाम नहीं था और न ही एरनपुरा, डीसार, देवली के विद्रोहियों के आगमन के फलस्वरूप हुआ था, बल्कि यह तो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष का परिणाम था। विप्लवकारी राजस्थान समाज में सामंती ढांचे को बनाए रखने के लिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। नसीराबाद, नीमच और एरनपुरा का विद्रोह निस्संदेह भारतव्यापी विप्लव का एक अंग था, लेकिन अहुआ और कोटा का विद्रोह स्थानीय परिस्थितियों के कारण हुआ था। टोंक और कोटा की साधारण जनता ने विद्रोह के साथ संघर्ष में भाग लिया, इसीलिए विप्लव काल में मरने वालों की जनसाधारण की संख्या अधिक थी। कोटा का शासक तो अपनी जनता की भावना से परिचित था, इसीलिए उसने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को कोटा न आने के लिए कहा था। आज भी राजस्थान के लोकगीतों में 1857 के विप्लव के नायक अहुआ के कुशाल सिंह के पक्ष में लोकगीत गाए जाते हैं और उनकी कीर्ति का बखान किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।